आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है उसको देखेंगे, और उसको देखने के लिए हमें ओम्स लॉ देखना पड़ेगा। तो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor if the physical conditions like temperature remains constant। ओम्स लॉ कहता है कि किसी वायर के अंदर यदि करंट फ्लो कर रहा है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एक वायर है, अगर इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लीजिए करंट है, अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन है हमारा ओम्स लॉ बताता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, करंट जब फ्लो किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहां लिख देते हैं हेयर I is equal to current, that means amount of current, and V is equal to potential difference। potential difference। अब ये तो वेरिएशन में है, बट हमको इसको क्या करना? वेरिएशन को खत्म करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यही होता है डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब। अब इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट दे देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाता है I इंटू R। ये जो R होता है, R इक्वल टू हो जाता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? एक तरह से रुकावट, बाधा। मैं लिख देता हूं रुकावट का मतलब क्या हुआ? ये रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जब करंट इसके अंदर फ्लो करता है तो कुछ करंट को फ्लो करने में कुछ तकलीफ, बाधा होती है, रुकावटें होती हैं। उसी रुकावट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। ओम। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होगा। एक्चुअल में ये जो होता है इसको बोलते हैं ओमेगा। ये जो होता है ओमेगा, ये ओमेगा जो होती है रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और ओम को सिंबल हम लोग ओमेगा से करते हैं, ये ओम। ठीक है। तो अगर हम यहां रेसिस्टेंस को देखें, सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। V माने होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाई I माने करंट। ठीक है। इसका मतलब रेसिस्टेंस के डिफिनेशन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। लिख देता हूं यहां रेसिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वही हमको रेसिस्टेंस को बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, उसको ओमेगा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आगे हम लोग देखें यहां से, सो R इक्वल टू, यहां लिखता हूं, सो R इक्वल टू है V बाई I है। अगर मैं इनकी यूनिट डालूं तो रेसिस्टेंस की यूनिट ओम हो गया, ओम। ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, बाई करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, एम्पियर। दैट मीन्स अगर आपसे पूछ दो 1 ओम क्या होता है, तो 1 ओम करने के लिए यहां 1 डाले,
तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 ओम की डेफिनेशन क्या हो जाती है, 1 ohm can be defined as the 1 ohm can be defined as the if 1 ampere of current flowing through a conductor and it produces the potential difference of 1 volt। फिर से बोल देता हूं, 1 ohm can be defined if 1 ampere current flowing through a conductor and the potential difference is formed 1 volt। यही हमारा 1 ohm का डेफिनेशन होता है और यही रेसिस्टेंस है जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोग कुछ जान लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ हम हेडिंग दे दीजिए, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए, पहला चीज तो ये होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। पहला चीज होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो ये सर्कुलर है वायर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये जो कि सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स उसकी मोटाई। अगर हम लोग किसी भी तार की मोटाई को कम करते हैं, मान लीजिए तार इतना मोटा था, उसकी मोटाई को हम लोग कम किए, तो जैसे जैसे हम लोग मोटाई कम करेंगे तार की, उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा, उसकी करंट फ्लो करने में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, मन तकलीफ बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएंगी। सिंपल टर्म में समझते हैं, बड़ा सा एक रास्ता है, बहुत चौड़ा रास्ता है जिससे निकलना है हमें, तो हम लोग आसानी से निकल जाते हैं। पर जैसे ही उस रास्ता को हम लोग कम कर देते हैं तब हमें निकलना मुश्किल हो जाता है, दैट मीन्स तकलीफ बढ़ जाती है। तो वही हुआ रेसिस्टेंस। जैसे जैसे किसी वायर की मोटाई को कम करते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। दैट मीन्स यहाँ रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम लोग ए ले लेते हैं तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा पहला चीज बनता है। दैट मीन्स जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर क्या होता है हमारा, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर, अब हम लोग समझते हैं टेम्परेचर जिसको हम लोग टी ले लेते हैं। तो भाई टेम्परेचर का क्या हिसाब है इसको समझ लेते हैं। देखिए सिंपल टर्म में समझते हैं कि अगर कोई वायर बना है तो वायर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इस वायर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। यहां से हम क्या किए, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, हम यहां से हीट कर रहे हैं, अब इस वायर को हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमें मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं गर्म करने पे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी मींस उसके पार्टिकल्स मूव करना चालू करेंगे। जब हम वायर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब मुझे बताइए, ये करंट जा रहा है और उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उसमें टकराव होती है, टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो करंट को जाने में तकलीफ होती है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके अंदर की रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेसिस्टेंस मीन्स रुकावट बढ़ जाएगा। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, मैंने जैसे बताया कि ये मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, अब जब हीट किए तो इसके पार्टिकल्स इस तरह से मूव करेंगे, तो ये करंट है, इसके पार्टिकल्स टकराना चालू कर दिए। जब टकराना चालू कर दिए इसका मतलब क्या हो गया, रुकावट बढ़ गया। वही होता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तीसरा नंबर जो फैक्टर होता है हमारा, वो लेंथ ऑफ द वायर होता है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। भाई वायर की जो लेंथ होती है उसके ऊपर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं और जाम लगी हुई है, रास्ते से मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो जाम लगी हुई है, यहाँ पे बहुत बड़ा भीड़ है, तो जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ जाने में हमको तकलीफ होगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि जाम लगा हुआ है। अगर इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, तो भाई यहाँ जाने में अगर हमको तकलीफ हुआ है तो यहाँ से यहाँ जाने में तकलीफ डबल हो जाएगा। दैट मीन्स रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब कहते हैं कि अगर जैसे जैसे वायर की लेंथ को आप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ये फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला चीज क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने बताया।